हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और बैंकिंग के प्रिपरेशन में इंग्लिश के पेपर को लेकर परेशान रहते हैं या परेशान हैं, तो ये वीडियो मैंने आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है जो हिंदी मीडियम के हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैंने कैसे कैसे इंग्लिश की तैयारी की एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट और मुझे क्या क्या परेशानियां आई। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसे फॉलो करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए मॉक्स में और आप बैंकिंग के एग्जाम्स में इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकें। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं भी आप ही की तरह एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं और शुरुआत में मुझे भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इंग्लिश के मामले में, लेकिन सही गाइडेंस और लगातार मेहनत की वजह से आज मैं इंग्लिश को अच्छा कर पाया और सिलेक्शन भी ले पाया। अभी जो IBPS क्लर्क के थ्रू मेरा सिलेक्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है उसमें भी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था क्योंकि इसमें मेरा स्कोर काफी अच्छा था। फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए इसे दो पार्ट में बांट रखा था। पहला था ग्रामर और दूसरा था लिटरेचर। तो ग्रामर के लिए फ्रेंड्स मैंने इसकी कोचिंग ली थी, क्लासेस ली थी ग्रामर के लिए, और क्लासेस लेने से क्या हुआ कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो मेरा क्लियर हो गया। और साथ ही साथ मैं नीतू मैम की जो बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, उसमें चैप्टर वाइज ना लास्ट में कुछ एक्सरसाइज दिए रहते हैं, वो भी काफी काम आए, उससे भी मैंने सॉल्व किया उनके दोनों बुक का। उसके बाद ये सब जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि MB पब्लिकेशन की इंग्लिश की प्रीवियस ईयर की बुक आती है PO और क्लर्क दोनों की। तो मैंने क्लर्क की बुक ली। इजी लेना चाहिए, पहले इजी से शुरुआत करना चाहिए ताकि आपको एक मतलब टेंशन ना हो कि काफी ज्यादा भास्ट है, मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं, इजी से शुरुआत करना चाहिए। बुक लेने के बाद उसमें 2003 से लेकर 2016 तक करीब 70-80 सेट दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन्हीं का वो एक कंपाइल बुक है। उसको जब उसको जब मैंने शुरुआत किया तो शुरू के 10-15 सेट जो थे वो मैंने टाइम बाउंड होकर नहीं लगाया, मैं फ्री ऑफ टाइम उसके लगाता था। जैसे 50 क्वेश्चंस हैं तो 2 घंटे ही लग जाएं, क्यों ना लग जाएं, लेकिन बनाना मुझे 50 ही है, टोटल 50 मुझे सॉल्व करने हैं। वो पैसेज भी सॉल्व करना है, क्लोज टेस्ट भी सॉल्व करना है, इरर भी सॉल्व करना है, करना सब है, सही हो गलत हो सब करना है। तो उसमें कभी कभी 50 क्वेश्चंस में कभी कभी 1 घंटे 1.5 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उससे होता क्या था कि आप कम से कम सारे क्वेश्चंस को टच कर रहे हैं। उसके बाद 10-15 सेट लगाने के बाद, बिना टाइम देखे 10-15 सेट लगाने के बाद मैंने उसे फिर टाइम बॉन्ड सेट्स देना शुरू किया। टाइम बॉन्ड सेट देना शुरू किया और मैं जब सेट देता था तो उसे एनालाइज करना कभी नहीं भूलता था, क्योंकि अगर आपने सेट दिया और एनालाइज नहीं किया तो वो फिर वो बेकार हो जाएगा, वो आपके किसी काम का नहीं। वो सेट लगाना, टाइम देना व्यर्थ हो जाएगा आपके लिए। तो उसे एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनालाइज करने का मतलब है जो क्वेश्चन आपका नहीं बना उसे सॉल्व करना, जो रूल आपका नहीं ध्यान में आया उस समय क्वेश्चन बनाते समय उसको ध्यान में लाना। करना क्या, मैं क्या करता था कि उस सेट को सॉल्व करने के बाद उस सेट में आए हुए सभी वर्ड मीनिंग, फ्रेजल वर्ब्स और उसके बाद क्या बोलता है वो ग्रामर के रूल्स जो आते थे वो सब भी मैं एक अलग कॉपी में राइट डाउन करता था और उसे रिवाइज करता था। वर्ड मीनिंग और ग्रामर के रूल खास करके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी आया है, हो सके अगले में भी यही आ जाए, यही रूल आ जाए, उससे आपको याद अच्छा रहेगा। रूल का हमेशा आप माइंड में रहेगा तो हमेशा आप यूज कर सकते हैं। और 2 बार रिवाइज करने का फायदा ये है कि आप जब भी सेट लगाएंगे तो वो आपके दिमाग में रहेगा और वहां इंप्लीमेंट होगा। इस बुक को सॉल्व करने का फ्रेंड सबसे ज्यादा फायदा मिला प्रीलिम्स में, क्योंकि ये बुक जो है पुराने पैटर्न से क्वेश्चंस उठाती है, यानी 2003 से उठाती है। वो समय क्वेश्चंस इजी आते थे और आज भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में काफी इजी पूछे जाते हैं। और ये सब क्वेश्चंस उसी कहीं ना कहीं उसी रूल पे और वही सब आ जाते हैं। कभी कभी तो रिपीट भी होता है, रिपीट भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, एक बार क्लोज टेस्ट ही रिपीट हो गया था।
तो सॉल्व करने से फायदा है इसे बहुत ज्यादा। मैंने किया था इसे, और इसे जब मैंने एक बार पूरा सॉल्व कर लिया, उसके बाद प्रीलिम्स में मेरे 30 में हमेशा 20 प्लस मार्क्स आते थे, हमेशा। फ्रेंड्स, दूसरा है लिटरेचर। लिटरेचर फ्रेंड्स सबसे बड़ी बाधा होती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ये मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश के लिए अगर कहा जाए तो मेंस में सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। प्रीलिम्स में भी होता है पैसेज में, लेकिन वहां के पैसेज इजी रहते हैं और मेंस में टफ होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा आपको काम आने वाला है मेंस में लिटरेचर। लिटरेचर के लिए जो है फ्रेंड्स, उसको अच्छा करने के लिए, ताकि आप बड़े बड़े पैसेज को विद इन द टाइम और अच्छे से अंडरस्टैंड करें, आपको रीडिंग एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी दोनों बढ़ानी पड़ेगी। रीडिंग एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर पढ़ना, उसमें वर्ड मीनिंग निकालना, वर्ड मीनिंग को राइट डाउन करना, और उस वर्ड मीनिंग से सेंटेंस बनाना खुद से। वो जो सेंटेंस पेपर में आए हैं वो सेंटेंस नहीं, खुद से सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बनाने से क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको वो वर्ड जो है वो याद रहेगा, काफी दिनों तक याद रहेगा। काफी दिन क्या मतलब, आप उसे रिवाइज करते रहें तो अच्छे खासे दिन तक आप उसे यूज कर सकते हैं। हमेशा आपके जुबान पे वो वर्ड होगा, वो वर्ड कहीं आएगा तो आप भूलेंगे नहीं। सेंटेंस बनाना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। ये मेरे सर थे जिनसे मैंने क्लास लिया, रविंद्र सर, पटना में ही पढ़ाते हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि सेंटेंस बनाने से ना वो वर्ड कहीं ना कहीं आपके दिमाग में काफी अंदर तक चली जाती है, और रिवाइज करने से और ज्यादा वो कंठस्थ हो जाती है। तो यहाँ तो जरूरत तो वही है, आप पैसेज पढ़ रहे हैं, वो वर्ड आ गया तो आप जितना जल्दी उसका मतलब समझ सकें, उस सेंटेंस का मतलब समझ सकें। फ्रेंड्स, कितने लोग होते हैं कि पढ़ जाते हैं पूरा पैसेज, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। उसके लिए यही चीज है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग और वर्ड से सेंटेंस बनाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि महीने भर में ही आपका इंग्लिश काफी अच्छा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर कौन सा पेपर देखिए, पेपर का लेवल होता है। आप जीरो हैं, अगर जीरो है, थोड़ा बहुत आता है, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया लें। नहीं तो आपका एवरेज है तो आप द हिंदू ले सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या है कि सेलेक्टेड वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं, उनके रिपीट होने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। बट द हिंदू में नए नए वर्ड आएंगे, खासकर एडिटोरियल में बिल्कुल भी नए वर्ड आएंगे। तो आप अपने लेवल के हिसाब से पेपर चूज करें, और पेपर का पेज भी चूज करें। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में सबसे आसान है फर्स्ट पेज, उससे ऊपर बढ़िएगा तो आप बिजनेस में जा सकते हैं, वो थोड़ा सा टफ होगा। उससे ऊपर बढ़िएगा तो एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, वो थोड़ा टफ होगा। वैसे ही द हिंदू में भी फर्स्ट पेज इजी है, बिजनेस थोड़ा हार्ड है, और एडिटोरियल वो उसका लेवल थोड़ा सा और ऊपर है। तो आप ऐसे जो है पेपर आप पढ़िए। आप जब पहले दिन पेपर पढ़िएगा तो हो सके आपको 30 वर्ड मीनिंग मिल जाए, 30 जगह अंडरलाइन करने के लिए मिल जाए। एक चीज और कीजिएगा फ्रेंड्स, आप वर्ड मीनिंग को जब अंडरलाइन करते हैं तो उसका हिंदी वहां पे बिल्कुल भी ना लिखें। उससे क्या होता है कि आप जब अगली बार पेपर को पढ़ेंगे, उसी पेपर को आप पढ़ेंगे, तो आप वहां हिंदी लिखा हुआ उसको फिर से दोबारा आप पढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिए, हिंदी कहीं और लिखिए, ताकि आप जब उस वर्ड दोबारा जाएं उस वर्ड पे, तो आपका दिमाग स्ट्राइक करे कि अरे इस वर्ड का मतलब क्या था, मैंने क्या लिखा था इस वर्ड का मतलब कॉपी में। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्राइक करेगा आपके माइंड में, तो आपका जो वर्ड याद है वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, वो मतलब कंठस्थ जल्दी होगा, आसानी हो गई आपको। और फ्रेंड्स, पहले दिन जब पेपर पढ़ेंगे तो हो सके आपको 25 से 30 वर्ड मिल जाए एक ही पेज में, लेकिन धीरज रखिए, वो धीरे धीरे जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कमेगी। आपकी जितनी एबिलिटी है, आपकी एबिलिटी 10 वर्ड को करने की है, तो आप 10 वर्ड ही अपने कॉपी में लिखें, उसका हिंदी लिखें, उसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखें, क्या है वो, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ऐसा। उसके बाद सेंटेंस बनाए। ऐसा करने से क्या होता है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेजल वर्ब करने से क्या होता है कि वो आपको मतलब आसानी से ग्रामर बनाते समय, ग्रामर सॉल्व करते समय आसानी से आपको वो याद रहेगा। और एक चीज अगर और आप कर सकते हैं तो वो है कि इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश में ही समझिए। जैसे अगर आप इंग्लिश के वर्ड को हिंदी के डिक्शनरी में खोजते हैं तो वो वैसा मत कीजिए। आप ऑक्सफोर्ड का एडवांस लर्नर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी आप यूज कीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा।
वो ज्यादा, मैं भी उसे ही यूज करता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहता है इंग्लिश टू इंग्लिश अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि अगर आप इंग्लिश के वर्ड को पढ़ के, इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ के आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझते हैं तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपको करना है इंग्लिश में ही उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ये बेसिक स्टेप नहीं है, ये उसके आगे का स्टेप है। बेसिक में आपको समझना है पहले। आप बेसिक में इतना ही कोशिश कीजिए कि आप अगर प्री का पेपर है 30 तो उसमें से 10, 12, 15 ही आ जाए मुझे। लेकिन अगर उससे ऊपर जाना है, ऊपर जाने का मतलब हुआ 20 से 25 मार्क्स आने चाहिए। आप अपने लेवल को समझिए, उसके हिसाब से आप इसे करना शुरू कर दीजिए। जो भी मैंने पेपर बताने का तरीका बताया है ये मैंने किया है, मैंने इसे किया है, मुझे मेरे सर ने बताया और मैंने किया तो मुझे फायदा हुआ। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको भी जरूर फायदा होगा इससे, और ग्रेजुअली आपका नंबर जो है मार्क्स में इंक्रीज होगा। और एक बात फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरी तरफ से, जो मैं भी सोचता था कि इंग्लिश जो है एक अजीब सा डर होता है अपने मन में इंग्लिश के प्रति, ये बहुत टफ है, ये बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, मुझसे नहीं होगा, कट ऑफ नहीं पार कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप जितना अंग्रेजी से डरेंगे, अंग्रेजी आपको उतना डराएगी। आप बेसिक से शुरू कीजिए, कुछ भी अचानक नहीं होता लाइफ में, कुछ भी अचानक नहीं होता, आपको ग्रेजुअली ही करना होगा, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ेंगे। तो आप घबराइए नहीं, आप बेसिक से चलिए, किसी भी चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप मॉक में आइए, मॉक लगाइए, मॉक में कोई दिक्कत हो फिर से उस बेसिक रूल को देख लीजिए, जो जिस रूल में दिक्कत हुई आपको, उसके बाद फिर मॉक पे आ जाइए और उस रूल को याद कर लीजिए, उस रूल को लिख लीजिए। ये तरीका है फ्रेंड्स, इसी से मैंने अपना इंग्लिश सुधारा है। होप कि आपको भी ये काम आएगा, ठीक है। और अगर कोई इस विषय में आपकी इंक्वायरी हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर और आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फुल स्कोर को, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी कोई जानकारी बैंकिंग में किसी सब्जेक्ट को लेकर के आपको मिलती रहे। थैंक यू।